नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने किया सादर नमन। अंबाला में महापंचायत का आयोजन। महापंचायत में शिरकत करेंगे गुरनाम सिंह चडूनी। 25 नवंबर सिरसा पक्का मोर्चा से दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे किसान। अन्य मांगों को पूरा होने तक लगा रहेगा सिरसा का पक्का मोर्चा धरना। और अब समाचार विस्तार से। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 24 नवंबर को देश भर में श्री गुरु तेग बहादुर जी को याद कर मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। वे प्रेम, त्याग और बलिदान के सच्चे प्रतीक हैं। मानवीय मूल्यों, धर्म, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा में उनका स्थान अद्वितीय है। वे अपने कर्तव्य और शिक्षा के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों सहित तमाम नेताओं ने उन्हें याद कर नमन किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें याद कर ट्वीट किया और लिखा कि हार और जीत यह आपकी सोच पर ही निर्भर है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मानवीय मूल्यों, आदर्शों व सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर सादर नमन। पावर लिफ्टिंग इंडिया फेडरेशन द्वारा गोवा में आयोजित करवाई गई नेशनल प्रतियोगिता में गांव डिडवाड़ा की महिला ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। महिला ने अपने गांव डिडवाड़ा के साथ सफेदों व हरियाणा प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। महिला के पति राजेश कुमार ने बताया कि 16 से 20 नवंबर तक गोवा में पावर लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप करवाई गई, जिसमें उसका पत्नी रेखा देवी ने 63 किलो वर्ग भार में बॉडी वेट कैटेगरी कैलस्ट्रिक ब्रांच बेस में भाग लिया था और जिसमें उन्होंने 52.5 वेट उठाकर देश भर में पहुंची दर्जनों महिला खिलाड़ियों को मात देते हुए 42 साल की उम्र में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्ग में करीब 1600 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इस उपलब्धि का श्रेय रेखा देवी के कोच गुलशन सैनी को जाता है। देखो, ये क्लासिक नेशनल बेंच प्रेस हुआ था गोवा के अंदर, मडगांव के अंदर। और जो रेखा देवी जी हैं हमारे साथ है प्रोफेशनल, जो साथ हम ओके, जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं हमारे, मास्टर कैटेगरी के अंदर है ये। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वहाँ पर। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, पावर लिफ्टिंग इंडिया PI के नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है। और अभी जो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है वो स्कॉलरशिप भी मिलेगा इनको। और बाकी और पूछ सकते हो सरकार की तरफ से क्या कुछ इनको? अभी सरकार की पॉलिसी की अकॉर्डिंग तो 5 लाख रुपए इनाम है इनका गोल्ड मेडल का, जो पॉलिसी के अंडर आता है। बाकी जो स्कॉलरशिप रहेगा वो देखते हैं कब उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। कौन से वेट में बाहर में? ये 63 केजी कैटेगरी के अंडर थे। इन्होंने 52.5 बेंच लगाया है वहाँ पर। और फाइट बड़ा सही था वहाँ पे, तगड़ा था। इनमें जो कॉम्पिटिटर थे वो नियर बाई 2.5 किलो से हम जीत पाए हैं इसको, सिल्वर से। और मेरी तरफ से तो बहुत कांग्रेचुलेशन है इसको, रेखा को। अंबाला में कल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुरनाम सिंह चडूनी शिरकत करेंगे। किसान बचाओ संविधान बचाओ के नाम से महापंचायत बुलाई गई है। इसमें हजारों की संख्या में किसान, मजदूर व युवाओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान मलकीत सिंह ने वीडियो जारी करके दी। अंबाला के सेक्टर 8 में ये महापंचायत बुलाई गई है। इसमें किसान नेता आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि आंदोलन कैसे चलाना है। इसके साथ ही 26 तारीख को किसानों का एक बार फिर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्रोग्राम है। एक बार फिर किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी में है। सभी किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा साथियों से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सभी किसान साथियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 25 तारीख को अंबाला के कम्युनिटी हॉल सेक्टर 8 में एक महापंचायत रैली रखी गई है, जिसमें उसका उद्देश्य है संविधान बचाओ, देश बचाओ, किसान मजदूर बचाओ। इस रैली को नाम दिया गया है। तो इसमें सभी
किसान साथी, मजदूर साथी, युवा साथी, व्यापारी साथियों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है और इसकी अध्यक्षता कर रही हैं कांता आलड़िया जी, जो एक बड़ी लीडर हैं एससी समाज की, और मुख्य अतिथि हैं सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी। तो उन लोगों के विचार सुनने के लिए आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अम्बाड़ा शहर कम्युनिटी हॉल सेक्टर 8 में पहुंचना है। 10 बजे का टाइम रखा गया है और तारीख है 25/11, यही आने वाली जो 25 है, इसको सभी साथियों ने ज़्यादा से ज़्यादा अम्बाड़ा कम्युनिटी सेक्टर में हॉल में पहुंचना है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी अपने साथ लगते हैं उनको सबको साथ एससी समाज को ज़्यादा जोड़ के अपने साथ लाना है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन किसान संगठन अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पहले से तय किए गए कार्यक्रम उसी प्रकार से रहेंगे, जिसमें 26 नवंबर को किसान धरना 1 साल पूरा होने पर मोर्चे पर किसानों की संख्या को बढ़ाना है, जिसके तहत सिरसा में भी 25 नवंबर को भारी संख्या में किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और फतेहाबाद हिसार से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। भारूखेड़ा ने कहा कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून सहित उनकी अन्य मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली बॉर्डर की तरह सिरसा पक्का मोर्चा और अन्य धरने इसी तरह जारी रहेंगे। 26 नवंबर को दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे लगे हैं उनको पूरा 1 साल हो जाएगा। पिछले साल 25 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच किया था और 26 को वहां पहुंच गए थे, तो उसको 1 साल पूरा होने के ऊपर संयुक्त मोर्चे ने ऑल इंडिया के अंदर कॉल दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर जो लोग हैं वो बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे, जिसमें पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से, जो नज़दीक लगते राज्य हैं उन सारे राज्यों के लोग बॉर्डरों पे पहुंचेंगे और बाकी दूर के राज्य हैं उन राज्यों के अंदर 26 नवंबर को या उसे आगे पीछे की तारीखों के अंदर 1 साल पूरा होने पे बड़ी सभाओं का जो आयोजन किया जा रहा है। जैसे अभी 22 तारीख को लखनऊ के अंदर सभा की गई थी, उससे पहले बंगाल के अंदर, इस तरीके से दूर के राज्य उनमें सभाएं की जाएंगी। और यहाँ हरियाणा के जितने भी बॉर्डर लगते हैं उन बॉर्डरों से जत्थे चलेंगे, जैसे सिरसा का है, पंजाब का बॉर्डर लगता है, यहाँ से जत्था चलेगा, खनौरी बॉर्डर से जत्था चलेगा, पलवल से चलेगा, राजस्थान के बॉर्डर से चलेंगे, जितने बॉर्डर लगे सब जगह से जत्थे होके चलेंगे और वो सारे 25 को शाम को और कुछ जो है 26 को सुबह तक वहाँ पे पहुँचेंगे। और तो लाखों की संख्या के अंदर लोग हैं वहाँ पर पहुँचेंगे 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर। ये हमारे कार्यक्रम बने थे 9 तारीख को पीछे बैठक हुई थी, उसके अंदर कि 1 साल पूरा होने पे 26 नवंबर और 29 तारीख को संसद सत्र शुरू होगा, तो 500 किसान जो है वो जत्थे 500 का जत्था जो है हर रोज़ जो है संसद की तरफ कूच करेगा। तो वो प्रोग्राम तय होने के बाद में फिर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा टीवी के ऊपर की है। संयुक्त मोर्चे के साथ अभी सरकार की कोई बातचीत नहीं हुई, ना हमारे पास कोई लिखित के अंदर इस तरीके से कुछ आया है, तो वो सिर्फ एक घोषणा हुई है। और जब तक ये संसद के अंदर जाके निरस्त नहीं कर दिए जाते तीनों काले कानून, तब तक हमारा जो है प्रोग्राम जैसे तय किया गया वैसे का वैसा प्रोग्राम रहेगा। करनाल स्थित चीनी सहकारी मिल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि मिल में स्थानीय किसानों की बजाय बाहर का गन्ना लिया जा रहा है। इसी के साथ चीनी मिल में पिराई की क्षमता को लेकर भी किसानों ने रोष जताया। दरअसल इस चीनी मिल का 263 करोड़ के रुपए की लागत से नवीनीकरण और विस्तार किया गया है और बीते 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मिल का उद्घाटन करते हुए स्थानीय लोगों को यह आश्वासन दिया था कि अब उन्हें गन्ना बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन किसानों का आरोप है कि मिल के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते स्थानीय किसानों की बजाय बाहरी किसानों के गन्ने की खरीद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया था कि इस मिल के नवीनीकरण के बाद यहां गन्ना पिराई की क्षमता 3500 टन प्रतिदिन हो जाएगी। लेकिन किसान नेताओं का आरोप है कि अभी भी मिल में पुरानी क्षमता पर ही गन्ने की पिराई की जा रही है। ऐसे में करोड़ों रुपए की लागत से मिल के नवीनीकरण और विस्तार का आखिर क्या फायदा हुआ? इन सवालों को लेकर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर अदिति के अनुसार उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर किसान नेताओं से बातचीत की है। उनके अनुसार कुछ किसान आपस में पर्चियां बदल लेते हैं, जिनके चलते ही मिल में बाहरी कर पहुंचता है और एमडी ने कहा है कि ऐसा करने वालों किसानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किसानों को समस्या थी, हम जैसे पर्ची देते हैं तो कई बार लोग अपने आसपास के क्षेत्र में पर्ची लेबर की समस्या होने की वजह से बदल लेते हैं, तो कई बार पानीपत का गन्ना या किसी दूसरे क्षेत्र का गन्ना जो कि हमारी मिल में नहीं लगता है वो गन्ना आ जाता है। इस तरह की ही एक शिकायत थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जो भी किसान ऐसा करता पाया जाएगा
उस किसान का हम आगे बॉन्ड बंद कर देंगे और उसकी पेमेंट बंद कर देंगे, ताकि इस तरह के पर्चियों का आदान प्रदान अपने स्तर पे वो ना करें। क्यों लिया जा रहा है मैम बाहर का गन्ना लोकल लेवल? देखिए, हम कभी बाहर का गन्ना नहीं लेते। कई बार हमने किसी किसान को पर्ची दी, उसके पास लेबर नहीं है, या किसी और उसके रिश्तेदार ने जो कहीं और जिसका मिल लगता था, वो उसको आपस में वो लोग गन्ने की पर्ची बदल लेते हैं। इसमें मिल का कोई रोल नहीं होता, परंतु जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है हम उसको बदल देते हैं। हम उसको क्रशिंग को लेकर भी समस्या आ रही है किसानों को। देखिए, 28,000 की क्रशिंग डेली की चल रही है। 14 दिन मिल को चलते हुए हैं। मिल बहुत सफलतापूर्वक चल रही है, कोई ब्रेकडाउन नहीं आया है। और इसके अलावा जो ट्रॉली हमारी 14 से 16 घंटे लगाती थी खाली होने में, सभी किसान खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, 8 से 10 घंटे में हमारी ट्रॉली खाली होके जा रही है। हाँ, इसका फुल कैपेसिटी 3500 TCD है, परंतु साथ में 132 kV की लाइन पे पावर एक्सपोर्ट है। तो जब तक हमारा पावर एक्सपोर्ट प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक 3500 TCD क्रशिंग लाना संभव नहीं हो पाएगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द 132 kV लाइन पे पावर ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा शुरू हो जाए, पावर एक्सपोर्ट, तभी हम जो है 3500 क्रशिंग कर पाएंगे। तो मैम गेट कितना इंतजार करना पड़ सकता है? इस सीजन में हो सकता है? देख, बिल्कुल इस सीजन में हमारी कोशिश है, अगले 15 से 20 दिन में वो लाइन का काम शुरू हुआ है। वो जैसे ही लाइन का काम पूरा हो जाए, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। लाइन कंप्लीट होते ही हमारा जो है पावर एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। करनाल शुगर मिल नंबर 1 पे आई है, उसको बरकरार रखा जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आनी? बिल्कुल बिल्कुल, करनाल शुगर मिल बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई समस्या की नहीं। जगह अभी तक एक ही पर्ची मिल पा रही है। देखिए, पर्ची तो 28,000 जो है वो क्रशिंग है। कैलेंडर जो किसान गेहूं बोना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हमारे पे बहुत सिफारिशें भी आती हैं, परंतु हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, हम किसी को भी आउट ऑफ द वे जाके तोड़ के पर्ची नहीं दे सकते। और प्रत्येक किसान चाहता है मेरे को रोज पर्ची मिल जाए, परंतु बारी वाइज ही पर्ची मिलेगी। सबकी बॉन्डिंग हुई है, कंप्यूटराइज कैलेंडरिंग सिस्टम से पर्ची जारी होती है, SMS सबको भेजा जाता है। तो मैम जो बाहर से पकड़ा गया यहाँ पर जो उस पर हमने तुरंत कार्रवाई लेते हुए उसकी पेमेंट और बॉन्ड कैंसिल कर दिया है, ताकि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो, किसान आगे पर्ची का आदान प्रदान ना करें। इसको लेकर हम एक आज प्रेस रिलीज भी देंगे, ताकि बाहर का गन्ना जो है वो एरिया में ना आए और इसका लाभ हमारे ही एरिया के किसानों को मिले। हरियाणा का जींद जिला उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गया जब दिन दिहाड़े बदमाशों ने एक व्यापारी की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी, जबकि एक घायल हो गया। मामला जींद रोहतक रोड का है। मृतक की श्याम सुंदर के रूप में पहचान हुई है। 3-4 अज्ञात बदमाशों ने 2 दर्जन गोलियां बरसाई, जिसमें व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जींद सामान्य अस्पताल पहुंचाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी जींद के रोहतक रोड पे 3-4 व्यक्ति आए और 2 आदमी को गोली मार कर मारे, जिसमें से एक श्याम सुंदर नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है और जो दूसरा लड़का है 20-22 साल की जिसकी उम्र है वो इंजर्ड है और अभी हॉस्पिटल में है। अभी इनके जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से कोई दरखास्त वगैरह नहीं दी गई है। हमारी CIA की टीम जो आरोपी हैं उनकी तलाश में गई हुई है और CCTV फुटेज वगैरह देखी जा रही है। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई वो की जाएगी। लगातार फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि फरीदाबाद में दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या, लूट, स्नैचिंग और नशे के कारोबार जैसी घटनाओं के साथ ही अब एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर दिन दिहाड़े जुए का अड्डा चल रहा है, जिसकी एक वीडियो फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। तस्वीरें वायरल होने के बाद जब इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से बचने के लिए अपनी गेंद दूसरे छोटे अधिकारियों के पाले में डाल दी और उनसे बात करने की मीडिया को सलाह दे डाली। करनाल के बिचना गांव के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्चा मिला, जिसकी किलकारियों को सुनकर ग्रामीणों ने उस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बच्चे की हालत गंभीर है और हॉस्पिटल और ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को सूचना दे दी गई है। गनीमत रही है कि इस बच्चे की आवाज आसपास के लोगों के कानों में पड़ी। बच्चे को झाड़ियों में रोता देख आसपास रह रहे लोगों ने बच्चे को उठाया, एम्बुलेंस को बुलाया और हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस ने भी जाँच शुरू कर दी है। बच्चा हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक अननोन बच्चा बबली भट्टा कोई बीजना गांव के पास से मिला है और जो एम्बुलेंस जो EMT रोहतास बच्चे को लेके आए थे, तो हमने बच्चा जब लेके आए वो तो बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था और उसका जो टेम्परेचर था वो काफ़ी डाउन था, हाइपोथर्मिया में था बच्चा। तो हमने बच्चे को रिसीव करके उसको स्टेबल करके आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और जो पुलिस इंक्वायरी के लिए हमने इन्फॉर्म कर दिया है और चाइल्ड लाइन में भी इन्फॉर्म कर दिया। आगे का जो भी प्रोसीजर होगा हम वो स्टेप बाय स्टेप। तो क्या लड़का है सर? हाँ जी हाँ। और कितने दिन का है? अप्रोक्स 3 to 4 days।
नशा मुक्त भारत अभियान वर्ष 2020-21 के लिए देश के 272 जिलों में शुरू किया गया था और यह अभियान न केवल संस्थागत सहयोग पर बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए पहचान गए जिलों में सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। और इस अभियान के चलते अंबाला में भी कई वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई और साथ ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। इसी के चलते अंबाला के जशनदेव सिंह रंधावा ने एक मीटिंग में कहा कि नशा मुक्त अभियान जब तक एक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक यह देश नशा मुक्त नहीं होगा। पुलिस प्रशासन अपनी बेसिक सेवाओं के साथ साथ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी प्रेरित करे और नशा तस्करों को भी पकड़ने की पूरी कोशिश करे। और अब फिर से नशा मुक्त जन आंदोलन जोरों शोरों से चलेगा। हम रोज पकड़ दकड़ करते हैं, रोज हम पर्चे भी देते हैं, लेकिन जब तक ये नशे के खिलाफ जो हमारी जंग है वो एक जन आंदोलन नहीं बनेगा तो ये कोई हमारे 2-4 ग्राम 2-4 किलो हम पकड़ लेंगे तो कोई उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले ही पहले हमारे जो श्रीमती भारती अरोड़ा है, हमारी रेंज की आईजी, उनके द्वारा भी इसके ऊपर वर्कशॉप की गई थी। हो सकता है आप में से किसी सज्जन ने वो अटेंड भी की हो, उस दिन भी की हो। तो उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भी ये फैसला किया कि हम अंबाला पुलिस अपने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम कुछ एडिशनल स्टेप्स लेंगे ताकि नशे की प्रॉब्लम को हम अवेयरनेस के तौर पे लोगों को जागरूक भी कर सकें और जो एंड यूजर है उसको भी हम टारगेट कर सकें। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तहसील के बाहर गेट पर उस वक्त हंगामा हो गया जब तहसील की सरकारी जमीन पर बनी मजार से पाकिस्तानी ग्रंथ और आपत्तिजनक दवाइयां धार्मिक संगठनों द्वारा बरामद की गई। दरअसल दीवार पर भगवान शिव की चित्रकारी करने के लिए उस पर स्थान पर कूड़ा करकट शौचालय करने से धार्मिक संगठनों के लोग भड़क गए और इसके साथ ही तहसील कार्यालय की सरकारी जमीन पर बनी मजार पर मिले आपत्तिजनक पाकिस्तानी ग्रंथ, आपत्तिजनक दवाइयों के मिलने के बाद हंगामा बढ़ गया। इस मुद्दे पर रोष प्रकट करते हुए यह लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और शंखनाद करते हुए अपना रोष प्रकट किया। हंगामा होते हुए देख मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश करने लगा। क्या शुभ नाम है? अंजू जी, तहसील के बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि हिंदू के भगवानों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं हमारे देश में सनातन धर्म बना रहे। तहसील के पास मजार है, उससे आपत्तिजनक सामान मिला है, क्या कहेंगे इसको? ये बहुत ही गलत है। आदमी बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन तंत्र मंत्र पे आदमी को विश्वास नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे जो सामान मिला है इसके बाद तो हमें ये जान के बहुत दुख हो रहा है कि ये सरकारी प्रांगण के अंदर ये सब काम हो रहा है और अभी तक सरकार बेखबर बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं कर रही है इसके अगेंस्ट। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, क्या मांग करते हैं आप? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द ये जो गलत काम हो रहा है सरकार के प्रांगण के अंदर, इसको हटाया जाए यहाँ से। और ये जो हिंदू धर्म के भगवानों के ऊपर गलत काम किया जा रहा है, जैसे शौचालय कर रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों पर बैन किया जाए हमारे देश में। भगवान परशुराम समुदाय केंद्र गोविंदपुरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम होली उत्सव और उसके बाद एक विशाल भंडारे के साथ हुआ। इसमें पूर्व सुबह खेड़ा मंदिर में विशाल पूजा अर्चना की गई और हवन यज्ञ हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने आहुति डाली। और इस मौके पर कथा व्यास बरसाना वृंदावन से आए श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज ने कथा की। कथा के दौरान कथा व्यास व उनकी मंडली द्वारा गाए गए भजनों पर भी श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद उठाया और नृत्य किया। कथा के अंत में कथा स्थल पर ही एक विशेष भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और सेवा की। भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष व भारतीय हैंडबॉल महासंघ के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को भारतीय हैंडबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनने पर उनके निवास स्थान पर पहवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। गौरतलब है कि हर हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष रहे जय प्रकाश ने बहुत पहले अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण इस पद पर न रहने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके मद्देनजर दिनांक 20/11/2021 को पंचकुला के हॉलिडे इन होटल में हर हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया और
श्री जयप्रकाश जो पूर्व में एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं को हर हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन का संरक्षक बनाया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।